साइकोलॉजी की क्लास को शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमारा टॉपिक चला हुआ था। जी एंड एंडरसन्स ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु को 3 क्षेत्रों की बजाय 5 क्षेत्रों में बांटा। किसने बांटा है? डी एल एंडरसन्स ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को, उसकी विषय वस्तु को 3 क्षेत्र की बजाय किसने बांटा है? 5 क्षेत्रों में। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी प्रकृति कैसा है, उसमें विधियाँ कौन कौन सी हैं, फिर उसकी प्रकृति कैसी है, व्यक्तित्व की समायोजन की समस्याएं कौन कौन सी हैं, बच्चों की और किशोरों की वृद्धि विकास के बारे में पता होना चाहिए, सीखने या अधिगम की नेचर कैसी उसके बारे में पता होना चाहिए, अनुसंधान मूल्यांकन का क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। यानी जी एंडरसन्स ने शिक्षा विज्ञान के कार्य क्षेत्र को, उसकी विषय वस्तु को 5 वर्गों में बांटा है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, उसकी विधियाँ कैसी हैं। दूसरा, व्यक्तित्व की प्रकृति, समायोजन किसमें, समस्याएं कौन कौन सी पैदा होती है, इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। बच्चों की और किशोरों की वृद्धि विकास में क्या क्या अंतर होता है, कैसे वो सीखते, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। सीखने और अधिगम की प्रकृति कैसी, उनके नेचर कैसे, स्कोप कैसा, इस बात का पता होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका अनुसंधान मूल्यांकन के कार्यक्षेत्र के बारे में कौन कौन से यंत्र यूज किए गए हैं, कौन कौन से मेथड यूज किए गए, इस बात का ही उसको पता होना चाहिए। लेकिन फिर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय हैं, उसने इसके स्कोप को, उसने इनके कार्य क्षेत्र को, शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप को 7 में बांटा है। किसमें बांटा स्टूडेंट्स? 7 वर्गों में बांटा है। तो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री है उसके 7 क्षेत्र हैं। पहला है मनोविज्ञान को विषय के रूप में लेना चाहिए, कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। मानव की वृद्धि और विकास के और विषय में ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति भिन्नताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई आदमी है, कोई बच्चा है, वो किस स्टेज में कितना सीख सकता है, और कोई 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते, इस बात का भी उनको पता होना चाहिए। उनका मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, व्यक्तिगत विधियों का। सीखने अधिगम की प्रकृति कैसी है, एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का। सृजनात्मकता के मनोवैज्ञानिक आधार कौन कौन से हैं, और उनकी सीखने वाले की पर्सनैलिटी भी कैसी है। यानी 7 पॉइंटों में क्षेत्रीय शिक्षा महाविज्ञान विद्यालय ने इसको बांट दिया, किसको? शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप को। फिर 1972 में बूच ने ICSSR ने नई दिल्ली के में एक रिपोर्ट सौंपी और उसने इस विषय सामग्रियों की चर्चा की। 1972 में किसने? बूच ने। 1972 में बूच ने। फर्स्ट है अभिवृत्तियाँ, उनका समायोजन कैसे किया जाएगा। दूसरा, परीक्षण कैसे किया जाए, उसको विशेष शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए, कि कोई बच्चा सामान्य से नीचे है, कोई सामान्य से ज़्यादा है, कोई गिफ्टेड है, कोई सृजनशील बालक है, तो उनको शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए। शिक्षा और कैरियर गाइडेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे की शारीरिक शिक्षा के बारे में, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्कूल का अधिगम, उसमें कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई गई है, इन सभी बातों का भी ध्यान 1972 में बूच के अनुसार एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक को शिक्षा देने के लिए होना चाहिए। बहुत सी विस्तृत कथन में ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन्स ने भी कहा है कि शिक्षा हमें ये सारी बातें सिखाती है कि हमें करना क्या चाहिए, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का उत्तर प्रस्तुत करता है कि हमें उस चीज़ को कैसे प्राप्त किया जाए। यानी कि जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए हमें कौन सा मेथड प्रयोग में लाया जाए, जिससे हम अच्छी प्रकार से सीख के उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर सकें। और ज़्यादा विषय धारणा को लेकर इन सारे कार्य क्षेत्रों का अध्ययन विश्लेषण करने के बाद शिक्षा में ज्ञान जो है वो इस बात पर मूल्यांकन करने के बाद इस बात पर पहुंचा है कि सबसे पहले हमें व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए, कि शिक्षा मनोविज्ञान किसी बच्चे के बारे में उसको सिखा रहे हैं तो उसका व्यवहार कैसा, सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। कि सीखने की विभिन्न जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें होने वाले मानव व्यवहार में परिवर्तन क्यों हैं, परिवर्तन कैसे किए गए हैं, इसका अध्ययन भी एक बहुत ही विशाल है, संकीर्ण अवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा विशाल, विस्तृत, व्यापक क्षेत्र माना गया है इनका। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में वैज्ञानिक तरीकों का भी अध्ययन करना चाहिए, कि शिक्षा मनोविज्ञान के तरीके है जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो एक वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान इस व्यवहार के वैज्ञानिक तरीकों में अध्ययन करता है। मानव व्यवहार के साथ साथ उसके शारीरिक व्यवहार का भी अध्ययन करना होना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं हम शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ उसके मन का अध्ययन करेंगे, उसकी शारीरिक शिक्षा के बारे में भी हमें पूर्ण पता होना चाहिए। मानसिक व्यवहार के अंतर्गत हमें स्विंग,
सुझाव कैसे दिया गया, सहानुभूति है कि नहीं है, किसका अनुकरण कर रहा है, शारीरिक संरचना उसकी कैसी है, नाड़ी संस्थान कैसा है, ग्रंथि संस्थान कैसा है, इन सारी बातों का भी ध्यान एक साइकोलॉजिस्ट को होना चाहिए। यानी कि व्यवहार के अध्ययन का हमें पता हुआ है कि जब भी हम किसी विद्यार्थी को कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं तो हमें सिर्फ उसके एक पहलू का अध्ययन नहीं करना, उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसकी हर एक अवस्था को देखना है, शारीरिक अवस्था को, नाड़ी संस्थान को, उसके व्यवहार को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसका मानसिक व्यवहार को, उसकी सहानुभूति को, उसके अनुकरण को, हर एक चीज़ को देख कर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है स्टूडेंट्स। दूसरा है विकास की अवस्था कौन कौन सी होती हैं, इस बारे में भी एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को किस अवस्था में क्या सिखाना चाहिए, कितना सिखाना चाहिए, किस तरीके से सिखाना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का एक और महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है कि मानव विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार करें, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन कैसे करें, उसके अंदर विकास की जो क्रियाएँ हैं, जो अवस्थाएँ हैं, उस पर विचार किया जाएगा। उसका कार्य क्षेत्र किस पर प्रभावित करता है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र सिर्फ वातावरण पर प्रभावित करेगा या सिर्फ वंशानुक्रम पर प्रभावित करेगा या वंशानुक्रम वातावरण दोनों पर प्रभावित करेगा, इस बात का भी एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक को सिखाते टाइम ध्यान होना चाहिए। और उसकी विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, कौन किस पर कब प्रभाव डालेगा, इस बात का भी उन्हें पता होना चाहिए। विकास की हर अवस्था व्यक्ति के भिन्न भिन्न व्यवहार होते हैं, इन्हीं व्यवहारों को सही दिशा देना शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य क्षेत्र बना हुआ है। ये अवस्था कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपकी शैशव अवस्था होती है, फिर आपकी बाल्यावस्था होती है, फिर किशोर अवस्था और लास्ट में आपकी प्रौढ़ावस्था होती है। प्रत्येक अवस्था की विशेषता का अध्ययन करके ही उसके बारे में सही विधि का चयन कर सकते हैं, तभी हमारा शिक्षण जो होता है वो अच्छी तरह से प्रभावशाली बन सकता है और बच्चे को इस प्रकार सिखाया हुआ देर तक याद रहा जा सकता है, क्योंकि उसको हमें एक व्यवहार तरीके से नहीं सिखाना, उसको एक वैज्ञानिक तरीके से बच्चे को तैयार करना है। फिर हमें तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स व्यक्तित्व का पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम सिखा रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। बालक का व्यक्तित्व अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जब तक व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी उसकी नहीं देखी जाएगी कि बच्चा सीखने के लिए तैयार है भी नहीं है, उसकी वो किस प्रकार का बच्चा है, वो गिफ्टेड है कि भी मंदबुद्धि बालक है, तो उसके अनुसार ही हमें उसकी विधि का प्रयोग करना चाहिए। हर एक बच्चे में हम एक समान आवार से नहीं सिखा सकते। व्यक्ति का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य होता है बहुत ही सफलतापूर्वक इस प्रकार का काम कर सकता है। बालक के व्यक्ति की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, उसका विकास है, उसका मूल्यांकन है, ये सारे मनोविज्ञान की जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसके मापक में बहुत सहायक होते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन करके बालक समायोजन संबंधी समस्याओं पर नियंत्रण पाने में भी काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पूरे पैरे के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी को सिखा रहे होते तो उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, तभी हम उसके सिखाने में एक सफल प्रकार से यानी कि प्रभावशाली तरीके से उसको सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन होना चाहिए, यानी कि जो भी टीचर्स किसी क्लास में बच्चे को या कहीं भी कुछ सिखा रहा होता है तो टीचर्स को व्यक्ति भिन्नताओं का ज्ञान स्वयं भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सिखाते देते टाइम एक कक्षा के अंदर एक ही तरह के बच्चे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल भी अलग अलग होता है, उनकी रुचियाँ भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमें उनकी रुचियाँ, उनका IQ लेवल को ध्यान में रखकर ही शिक्षा उनको देनी चाहिए। सभी को एक प्रकार की शिक्षा हम एक एक कक्षा कक्ष के अंदर नहीं दे सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञानी धारणा प्रधारित होता है कि सारे के सारे जो व्यक्ति होते एक समान नहीं होती, सभी व्यक्तियों में व्यक्ति विभिन्नताएँ होती हैं। विभिन्नताओं का पता लगाना, उनके कारणों का अध्ययन करना, फिर उसके अनुसार ही शिक्षा देना, यह हमारे लिए बहुत मेन काम है। प्रश्न यह उठता है कि विभिन्नताओं का जो आधार है उसके आधार पर ही हम अध्यापकों को शिक्षा प्रणाली में सुधार करके बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, ताकि हमारे शिक्षण विधियाँ सफल और चयनित हो सके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सीखने संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन, कि इसके अंतर्गत जो बालक होता है वो सीखने के अनेक क्रियाओं को लिया जाता है कि बच्चा किसी भी क्रिया को सीखता किस तरीके से है, सीखने का सिद्धांत क्या है, सीखने का स्थानांतरण हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बच्चे की आदत कौन सी है, बच्चे का पक्ष किस प्रकार का है, का अध्ययन करने का तरीका क्या है उसका,
उसे कार्य क्षेत्र का तरीका क्या है, यानी कि उसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, यानी सारी बातों का ध्यान में पता होना चाहिए। तब हम सीखने संबंधी प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से अध्ययन करके किसी बच्चे को शिक्षा के बारे में बताएंगे तो हम उसको अच्छी प्रकार से प्रभावशाली तरीके से बता सकते हैं। और सीखने का साधन हमारा स्टूडेंट 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक होता है आपका शून्य। देखो स्टूडेंट, जब पीछे सीखी गई कोई चीज़ को बच्चा नई चीज़ में प्रयोग करता है तो उसका मतलब होता है धनात्मक स्थानांतरण। लेकिन जब पीछे सीखी गई कोई चीज़ जो होती है उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स दूसरे में आता है, उसको बोलते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। और जब पहले सीखी गई कोई भी चीज़ दूसरे पर धनात्मक डालती है प्रभाव, ना ही ऋणात्मक डालती है, तो उसको हम बोलते हैं फिर शून्य स्थानांतरण स्टूडेंट्स। जैसे हमें पहले साइकिल चलाना अगर सीख लिया है तो हम फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो बच्चे के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसने जो चीज़ें साइकिल चलाने में सीखी थी उनका प्रयोग करके वह मोटरसाइकिल को सीखना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का सीखना वाला क्या कहलाएगा, धनात्मक स्थानांतरण स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम थ्योरी की क्लासेस को ये डेली करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।